सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 नवंबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज वॉन द टेंडर टू बिल्ड 300 मेगावाट कोल फील्ड पावर प्लांट इन बोट्सवाना ऑन नवंबर 2022। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जिंदल स्टील जो है इसको यहाँ पे जो टेंडर है वो यहाँ पे मिल चुका है 300 मेगावाट का यहाँ पे कोल फायर्ड पावर प्लांट बनाने के लिए। कहाँ पर? बोट्सवाना में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल जो पावर्ड रहता है वो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले, ना कि यहाँ पे कोई रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे बनने वाला है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे जो बनेगा, जो बोट्सवाना में जो बनेगा यहाँ पे, वो फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट यहाँ पे रहने वाला है। ओके, और इसके कारण थोड़ा सा पोल्यूशन रहेगा। यहाँ पर जो बोट्सवाना है वो एक अफ्रीका की कंट्री है एंड इनके पास उतना मतलब इकोनॉमी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि ये अपना मतलब कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन फिर भी बोट्सवाना जो है वो काफ़ी यहाँ पे डेवलप है अपने बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले। ओके, यहाँ पर जो है वो अराउंड काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लाइक बोट्सवाना में काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम भी किया हुआ है एंड इनकी जो अब इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। और जो यहाँ पे इन लोगों ने खुद बोला है कि भाई हम अपने हर गांव में यहाँ पे 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। और बोट्सवाना चाहता है कि भाई वो अब खुद अपना मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यहाँ पे बन जाए। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो इनके पास एक ह्यूज कोल रिजर्व यहाँ पे मिला है। ओके, कोल रिजर्व मतलब कि उनके पास कोयला काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी सारा यहाँ पे कोयला पाया गया है। अराउंड 200 बिलियन टन जो है इनके पास यहाँ पे कोयला मिला है, जो कि अगेन बोट्सवाना की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद इनको यहाँ पे कोयला कहीं से भी खरीदना नहीं पड़ेगा, इनकी अपनी कंट्री में यहाँ पे होता है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है और 300 मेगावाट का बनने वाला और इंडिया इसको यहाँ पे बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रसना फाउंडर अजीर कंबाटा व्हेन डिड पास्ड अवे। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए विच इज 19th नवंबर। ओके, तो 19th नवंबर को यहाँ पे जो रसना के फाउंडर थे अजीर कंबाटा, वो उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। 85 ईयर्स के ओल्ड के थे एंड इनको यहाँ पे कार्डिया अरेस्ट के कारण इनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ओके, ये अगर हम बात करें तो जो रसना है यहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट होम बेवरेजेस में से एक आता है, होम बेवरेजेस। ओके, ये हम लोग इजीली यहाँ पे बना पाते हैं। 80s के टाइम पे ये काफ़ी यहाँ पे लाइक प्रचलन में था। उसके अलावा 1940 में यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था और एक जब ऐसा टाइम आया था कि भाई सबके घर में यहाँ पे रसना मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़, मतलब इसमें देखो कि यहाँ पे हमें ये खुद से बनाना पड़ता है, यानी कि इसमें जो शुगर की जो लिमिट है वो कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए वो सब हम खुद से यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हम बात करें रसना जो है यहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे मिल जाता है। इंडिया का अपना खुद का इंडिजीनियसली प्रोडक्ट ये बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा रसना जो है यहाँ पे 60 अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट भी इसको करते हैं। ओके, और जब रसना था तो उस टाइम पे लिम्का और थम्स अप जो था इसका मेन यहाँ पे कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अब उनको भी ये पीछे छोड़ चुका है। लेकिन अभी भी रसना जो है वो ईजिली यहाँ पे कहीं पर भी मिल जाता है, स्पेशली समर्स में। ओके, समर में भाई मतलब अगर आपको मतलब कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा लोग जो है वो रसना पे ही जाते हैं। ओके, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है, सही लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पे उनके फाउंडर उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अब जो कंपनी है उनके यहाँ पे जो बेटे हैं उन्होंने इसको संभाल लिया। ओके, होप कि ये और आगे जाए। Next question is which country highest court ruled on 21st November that country current voting age of 18 was discriminatory. So right answer of third is it's B which is New Zealand. Okay, तो न्यूजीलैंड की जो यहाँ पे जो उनका जो कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट जो उनका वहाँ होगा, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो 18 है वोटिंग के लिए वो सही एज नहीं है, वो यहाँ पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए। रीज़न क्या है कि यहाँ जो न्यूजीलैंड में जितने भी लोग हैं जब वो 16 ईयर्स के एज के होते हैं तब उनको यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आराम से इनको लाइसेंस मिल जाता है। ओके, यहाँ पे ये फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, फुल टाइम वर्क लिख देते हैं। ओके, फुल टाइम वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये 16 ईयर्स के एज में ही यहाँ पे ये टैक्सेस भी यहाँ पे ये पे करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अगर जब यहाँ पे वो ड्राइविंग कर सकते हैं, फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं और टैक्स पे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनको अपना जो वोटिंग एज है, लाइक जो वोटिंग का अधिकार है वो भी यहाँ पे 16 होना चाहिए या फिर 17 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब बोल दिया गया है कि भाई जितने भी अब यहाँ पे हैं 16 के, अब वो दे सकते हैं। अब बस इसको यहाँ पे जो पार्लियामेंट है न्यूजीलैंड की वहाँ से इसको पास करवाना बाकी है और जो वहाँ के पॉलिटिशियन है उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रीज़न इज दैट कि जो उनका वोट बैंक है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा, जो लोग हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएंगे। ओके, तो उनके लिए भी अच्छा है। और हाई कोर्ट ने सीधा बोल ही दिया है, जो वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने बोल दिया, और कोर्ट से ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं होता। अगर स्टेट का कोई कोर्ट है, जैसे हमारा यहाँ पे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो स्टेट ऑर्डर से अबव रहेगा, सुप्रीम रहेगा। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पार्लियामेंट से ऊपर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज कैसमन जोमाट कोकाये। ओके, जो भी है ये बन गए। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे 69 ईयर्स के एज के हैं। 2019 में इनको यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया था। ओके, एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया था, उसके बाद वापस से वो यहाँ पे इनको वापस यहाँ पे इलेक्ट कर दिया गया और अभी हाल ही में यहाँ पे कजाकिस्तान में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ और ये वापस से यहाँ पे जीत चुके हैं। इनके बारे में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे इनका सेकेंड टर्म है। ओके, दूसरी चीज़ इनको यहाँ पे 81.31% यहाँ पे वोट मिलता है, यानी कि मेजॉरिटी मतलब बहुत आगे, 80% वोट मिल जाना मतलब बीजेपी की सरकार। ओके, समथिंग लाइक दैट। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कजाकिस्तान का जो यहाँ पे कैपिटल था नूर सुल्तान, उसको यहाँ पे इन्होंने चेंज करके वापस से अस्ताना कर दिया था। ओके, अस्ताना पे वापस ये लेके आ गए थे 2019 की बात ये शायद। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो यहाँ पे कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है, यूजुअली आपको हर कंट्री में ये 5 ईयर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने चेंज करके 7 साल कर दिया। देख रहे हो कितना खतरनाक काम किया इन्होंने। पहला इन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल का नाम चेंज कर दिया और दूसरा नाम चेंज किया या फिर सिटी अदल बदला है वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका जो टर्म है प्रेसिडेंट टर्म, उसको यहाँ पे 5 साल से हटा करके 7 साल कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछेगा कि प्रेसिडेंट का टर्म 7 ईयर्स कहाँ पे है और वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICA हैज होस्टेड द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 from 18th of November to 21st of November at which city? So right answer of fifth is it's D which is Mumbai। ओके, तो इसको यहाँ पे मुंबई में किया गया। अब इसका फुल फॉर्म मेन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, थोड़ा जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स जो है यहाँ पे ये किया गया। ओके, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ओम बिरला साहब ने इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनॉग्रेट किया। ओम बिरला कौन है, लोकसभा के स्पीकर। ओके, पी हो गया, लोकसभा के स्पीकर हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे बड़े बड़े जो लोग थे, जैसे कि जो बड़े बड़े यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे। बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, जो मेन है वो बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमी से ये काफ़ी यहाँ पे रिलेट करता है, इसलिए बहुत सारे जो यहाँ पे अपने यूनियन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आते हैं। ओके, साथ ही में ये जो अपना वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स है ये यहाँ पे हमेशा 4 साल में एक बार होता है। ओके, फोर मतलब 4 साल में एक बार यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जाता है। ओके, एंड अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे मेनली फोकस किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्लाउड जो भी क्लाउड स्टोरेज होता है उसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया गया। साथ ही में बोला गया कि भाई जितना भी यहाँ पे अकाउंट होता है उसको यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी यहाँ पे धांधली वगैरह ना हो पाए, और इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट्स की जितनी कमी है उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए बोला गया कि जो यूथ है उसको यहाँ पे चार्टेड अकाउंट यहाँ पे लेना चाहिए, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना है और उसको इस फील्ड में लेके आना है। ओके, तो काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएट द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशियन फ्लोर? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी विच इज मारिया तारपे। ओके, मारिया त्राप, वॉट एवर नेम ये है, ठीक है, सीधा बात समझो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब ये भी मुझे कंफर्म नहीं कि ये करती है या करता है। ओके, तो ये जो भी है ये श्रीमान ही है, ठीक है, ये अमेरिका से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये जियोलॉजिस्ट हैं। ओके, ये एक जियोलॉजिस्ट और ओशियोनोग्राफिक भी है और कैटोग्राफर भी हैं, ये सब कुछ यहाँ पे ज्योग्राफी में यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं या फिर कह सकते हो जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक मैप जो है यहाँ पे रिलीज किया है अटलांटिक ओशियन फ्लोर का। ओके, यानी कि वहाँ पे जो ओशियन का है, जैसे मान लेते हैं ये अपना ऐसा है, ये यहाँ पे लैंड है, ये ओशियन है, और इसका यहाँ पे जो पूरा फ्लोर होता है, ओशियन बेड जिसको हम बोल सकते हैं, उसका यहाँ पे पूरा इन्होंने मैप निकाला है। किस चीज़ के लिए निकाला है? सो दैट कि वहाँ पे जितना भी हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो सकेगा, मेनली रिसर्च हो पाएगा। साथ ही में हम लोग यहाँ पे मरीन वर्ल्ड को और ईजिली यहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे, और जितनी भी वहाँ पे अंडरवर्ल्ड वो क्राइम वाला नहीं, ओशियन वर्ल्ड कह सकते हो, उनकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। ओके, साथ ही में जब हम लोग यहाँ पे अटलांटिक ओशियन फ्लोर की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ट्रेंच आएंगे, ऐसे गड्ढे आ जाते हैं, इसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। इसमें लैंडस्केप आएंगे और सी माउंटेन्स। ओके, कुछ क्या होता है कि जैसे ये हमारा फ्लोर हो गया ऐसे,
इसमें आते आते कुछ ऐसे ऐसे माउंटेन्स भी बने रहते हैं, ओके, तो उनके बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ओके। आप लोग एक बार देख सकते हो, जब इसका जो फोटो आया था ना वो आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। सो राइट आंसर ऑफ सेवंथ इज कोई और हो नहीं सकता, इट्स ए विच इज सर्बानंद सोनोवाल, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड आयुष, ओके, ठीक है, वाटरवेज की भी है यहाँ के। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई अभी हमारे पास जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें सिर्फ 10% जो है वो यहाँ पे हम लोग ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हमें यहाँ पे ये 60% यहाँ पे अचीव करना है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, बिकॉज अभी के टाइम पे सबसे बड़ा अगर मुद्दा तो है तो ये मतलब अभी के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनना है, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे कार्बन फ्री या फिर साफ करना है, ओके। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, और साथ ही में बोला गया कि भाई जो यहाँ पे हम लोग ग्रीन एनर्जी बनाएंगे वो यहाँ पे विंड एनर्जी रहना चाहिए या फिर सोलर एनर्जी, मतलब ये दो यहाँ पे मेन है, ओके। तो इसी से यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, ओके। तो अगेन काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, ओके। 60% हमें यहाँ पे अचीव करना है, अभी के हिसाब से यहाँ पे हमें यहाँ पे 10% किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पार्लियामेंट हैज पास्ड free trade agreement with India on 22nd of November. So right answer of 8th is it's B, which is Australia, okay. तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ पे चाइना जो है वो काफ़ी यहाँ पे तकलीफ में होगा, काफ़ी उसको हर्ट हुआ होगा कि ऐसे कैसे हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे अपना जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे न्यू बायलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप यहाँ पे इनके साथ एस्टैब्लिश किया है, ओके। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे ड्यूटी चार्जेस लगते थे अब वो यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं ड्यूटी फ्री एक्सेस, इनको यहाँ पे अब मिलेगा, ओके। साथ ही में यहाँ पे दोनों ही कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी यहाँ पे स्टेबल रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल में हो गया, हेल्थ सेक्टर में हो गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, ज्वेलरीज हो गई एंड मशीनरी, ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो मुझे याद है, साथ में फर्नीचर भी हो गया। इन सब चीज़ों में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ओके। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे और भी मजबूत हो जाएगा। मेन हमें यहाँ पे इंडो पैसिफिक की चिंता है कि कहीं चाइना उसके ऊपर डोमिनेट ना कर दे, ओके। So next question is World Fishery Day is annually celebrated on, so right answer of 9th is it's D, which is November 21st, okay। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। 1997 में इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने सेलिब्रेट किया था, क्यों, क्योंकि 21st ऑफ नवंबर 1997 में हमने यहाँ पे वर्ल्ड फिशरी फोरम का हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ओके। इसके अंदर अराउंड 18 कंट्रीज अभी के टाइम पे हैं, एंड इसमें बात करें तो जितने भी यहाँ पे फिशरमैन्स हैं या फिर जितने भी फिश फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए किया गया था, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए किया गया, और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बोला गया था। साथ ही में जितनी भी फिशरीज के अकॉर्डिंग जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं उन सबको यहाँ पे लेके आया गया था। साथ ही में अगर हम बात करें तो ओवर फिशिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे हमें रोकना है। साथ ही में जो फिश हैं उनके जो रहने की जगह होती है, जिनको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा जितनी भी फिशेज हैं जो इंडेंजर्ड हो गई या फिर जो विलुप्त होने वाली हैं उनको हमें नहीं पकड़ना। जब भी हम लोग पकड़ते हैं, मतलब जब भी लोग यूजुअली जो लोग हैं उनको पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं, ओके, वापस उनको पानी में डाल देते हैं ताकि उनकी जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ओके। तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करना है। साथ ही में फिशरीज जो है वो वन ऑफ द सबसे बड़ा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काफ़ी एक बड़ा एक सेक्टर है, ओके। तो उन लोगों को भी काफ़ी यहाँ पे सहूलियत प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो मेनली अगर यहाँ पे पॉलिसीज़ के ऊपर है और प्रैक्टिसेस के ऊपर है, ओके। बिकॉज फिशरमैन्स जो हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर फिशिंग कर देते हैं, तो उनको यहाँ पे रोकने के लिए ये वर्ल्ड फिशरी फोरम को यहाँ पे बनाया गया, ओके। Next question is which state has highest installed grid interactive renewable power capacity in India? So right answer of 10th is it's A, which is Karnataka, okay। तो कर्नाटका के पास यहाँ पे सबसे बड़ा अभी तक का यहाँ पे रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है, बहुत बड़ा, ओके। अराउंड 15,463 मेगावाट का यहाँ पे इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु आता है, इसके बाद यहाँ पे गुजरात आता है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो स्टेट्स हैं अपने वो यहाँ पे आते हैं, ओके। ये जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ सोलर और विंड से नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें बायो पावर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। साथ ही में हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, हाइड्रो पावर है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया। वेस्ट टू एनर्जी एक
एक और जरिया होता है, इसका भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ हमने इसके ऊपर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं किए हैं, इसमें और भी कई सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ओके, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम पे सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न है तो वो क्लाइमेट चेंज है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ईजी वे में यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे COP27 है जो हमेशा यहाँ पे लाइक काम कर रहा है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे रोकना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लाइवलीहुड के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच स्पोर्ट विल द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर विल बी सेटिंग अप अकेडमिक्स टू ट्रेन ट्राइबल चिल्ड्रन? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज आर्चरी। ओके, तो आर्चरी काफ़ी यहाँ पे अच्छा गेम है, इंडिया इसमें कई बार मतलब गोल्ड मेडल लेके आया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके लिए अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। ओके, अर्जुन मुंडा जी हैं, काफ़ी अच्छे इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला है कि भाई हम यहाँ पे मोर देन 100 अकेडमिक स्कूल्स यहाँ पे ओपन करेंगे सो दैट कि जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं उनको यहाँ पे आर्चरी की जितने भी स्किल्स हैं उनका डेवलप किया जा सके, और इंडिया को और साथ में स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अपने अपने जगहों को, अपने देश को, अपने स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पे मेनली अगर बात किया जाए तो हम लोग क्रिकेट के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भाई जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं, बेसबॉल अपना नहीं है। ओके, बेसबॉल कोई नहीं खेलता इंडिया में, इसके अलावा लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, आर्चरी और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे हमें प्रमोट करना है और हमें हर स्पोर्ट्स में टॉप करना है। नो डाउट हम लोग क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इससे भी हमें और अच्छा करना है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पे भी हमें इक्वली यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे एकेडमिक स्कूल्स बनाए जाएंगे सो दैट कि जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको यहाँ पे आर्चरी की नॉलेज मिल सके और वो अगेन अपने स्टेट का, अपने देश का इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे नाम रोशन कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हेल्ड अ bilateral cyber policy dialogue with which country? Right answer of 12th is it's B which is Australia. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने यहाँ पे ये 5th बायलेटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग यहाँ पे किया है। ओके, इसमें जितने भी यहाँ पे साइबर थ्रेट्स हैं उनको यहाँ पे टैकल करना है, उसके अलावा हमें यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन करना है कि भाई जब भी यहाँ पे कोई साइबर ब्रीचिंग करता है तो उसके खिलाफ कौन कौन से एक्शंस लिए जाने चाहिए। ओके, साथ ही में हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन भी रखना है सो दैट कि जो भी यहाँ पे अच्छी और नई टेक्नोलॉजी आएगी वो हम लोग यहाँ पे शेयर कर पाएंगे और साइबर क्राइम को होने से बचा पाएंगे। ओके, साथ ही में मेनली यहाँ पे मेन कंसर्न देखो, जब भी यहाँ पे कंसर्न रहेगा तो वो चाइना के ऊपर मेन ज़्यादा रहता है। ओके, बिकॉज वो इंडो पैसिफिक में कई बार यहाँ पे वो साइबर अटैक्स कर चुका है, स्पेशली जो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यहाँ पे इसरो हो गया, DRDO हो गया, उन सब के ऊपर वो बहुत बार कर चुका है। तो उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है और साइबर क्राइम को होने से रोकना है। आप सबको यहाँ पे साइबर के ऊपर हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों को लाइक थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, और एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। ओके, प्रोटेक्शन मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड एट COP27 which region is the highest financier of fossil fuel project in Africa? So right answer of 13th is it's a B which is Europe. Okay, तो यूरोप जो है यहाँ पे 40% अफ्रीका में यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर यहाँ पे फाइनेंस करता है, यानी कि पैसे देता है या फिर लोन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पे USA 20% और इंडिया 3%, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सब फिर पॉइंट में आते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अफ्रीका में 55 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे 48 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है एनर्जी के मामले में या फिर फॉसिल फ्यूल के जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के मामले में। ओके, यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज जो है यहाँ पे काम कर रही है सो दैट कि यहाँ के जो लोग हैं उनको 24/7 हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें। ओके, और मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमने यहाँ पे LNG का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे डेवलप करना शुरू कर दिया। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यहाँ पे हम लोग सप्लाई करेंगे और मेनली ये सप्लाई कहाँ से आएगा? यूरोप से आएगा और यहाँ पे एशिया से आएगा। ओके, और इसका जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमने डेवलप करना शुरू कर दिया, बिल्ड करना शुरू कर दिया। ओके, सो दैट कि आने वाले टाइम में अफ्रीका भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे फ्री कर सके अपने आप को और वो भी कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द चेयर ऑफ APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन 2022? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स B विच इज थाईलैंड। ओके, थाईलैंड में कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में इसको यहाँ पे किया गया। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो मेन मुद्दे थे। पहला मुद्दा था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ग्रीन इकोनॉमी। ओके,
यूजुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी कॉर्पोरेशन और इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर बात होता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस किया हुआ है और हमने यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बोला गया, ओके। यानी कि इन्वायरमेंट और साथ ही में इकोनॉमी दोनों ही हमें इंपॉर्टेंट है और दोनों का यहाँ पे लेके एक साथ चलना है, सो दैट कि कोई भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, ओके। एंड सही बात ये भी है कि अगर हम लोग अपना इन्वायरमेंट ठीक रखेंगे तो भी अच्छी बात है, और उसके अलावा फिर हम लोग अपना इकोनॉमी पे आराम से फोकस कर पाएंगे, ओके। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स हैं। इसमें एशिया रीजन के भी कई सारे कंट्रीज हैं और इसमें पैसिफिक रीजन में भी कई सारे यहाँ पे कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। नेक्स्ट ईयर यानी कि जब इसका 30th एडिशन यहाँ पे होगा तो यूएसए इसको यहाँ पे होस्ट करेगा, ओके, या फिर चेयरमैन इसका बन जाएगा, और काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं कि भाई यूएसए कितना अच्छा कर पाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस किस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।